नमस्कार भैया सभी लोगों को। आज दृष्टि कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास नंबर रहेगी 14। और यार अब तो यूपी पीसीएस फ्री की डेट भी क्लियर कर दी है ना। 7 और 8 तारीख को है ना। 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम रहेगा पीसीएस फ्री का। अभी कल नोटिफाई किया है इन्होंने। तो फिलहाल जो इन्होंने अभी डेट दी है अभी उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आई दृष्टि को, करंट अफेयर्स को। बाद में टलता है नहीं टलता है ये बात की बात है। आपको यही मान के चलना है कि परीक्षा होने वाली है 7 और 8 दिसंबर को, ठीक है। और बाकी फिर शायद 15-20 दिन बाद फिर आर का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 70% आई दृष्टि कंप्लीट कर ली है। और कोशिश रहेगी, आज 6 तारीख है ना, ये 6 तारीख है। 6 तारीख को मैंने पीडीएफ बनाई है। कोशिश रहेगी कि 12 से 13 नवंबर यहाँ तक हम लोग यहाँ पे आई दृष्टि कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों को भी अच्छा खासा समय मिल जाए फिर रिवाइज़ करने का। 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये आई दृष्टि। उसके बाद मैं सारे वीडियोज़ को कंपाइल कर दूंगा, तो एक ही वीडियो में फिर करूँगा, तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। और एक और निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाया कीजिए। थोड़ा बहुत बल मिल जाता है हमें भी, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समय से पहले जो मैंने बोला है ये 12-13 नवंबर तक यहाँ तक कंप्लीट कर दूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आज टॉपिक रहेगा अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी, यानी ये जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके बारे में देखेंगे। ये पेज नंबर आपको मिलेगा, ये 134 पे मिलेगा, ठीक है। आई दृष्टि की जो हार्ड कॉपी आप लोगों के पास है 134 पेज पे मिलेगा। चलिए करते हैं इसको। भारत का 24th जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हम लोगों ने सीख लिया इस हेडिंग से ही कि भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तो आपको 24 याद रखना है, ठीक है। अभी 24वां कौन है ये देख लेते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई नंबर 4, यानी यूनिट नंबर जो 4 है, KAPS4 इसको बोल रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण क्षमता के साथ अपना ऑपरेशन में आ गया है, यानी इसका प्रारंभ हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है 24वें नंबर का है। टोटल 24 है और 24वां नंबर काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई नंबर 4 का है, यूनिट नंबर 4 का है। काकरापार कहाँ पर है ये हम लोग जानते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है। क्योंकि पुराने पुराने फैक्ट हैं ये। यह दूसरा स्वदेशी क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर है, ये भी साथ में ध्यान रखना है कि ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये दूसरे नंबर का स्वदेशी भी है। तो हम लोग पहला भी सीख लेंगे और तीसरे नंबर का भी सीख लेंगे। तो अगर मैचिंग में क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन सा स्वदेशी है, दूसरा कौन सा स्वदेशी है, तीसरा कौन सा है, तो आप इस कंडीशन में रहेंगे कि उसको कर ले जाएंगे। तो ये दूसरा आपको सीख लेना, ठीक है। ये दूसरा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और नंबर में अगर बोले तो ये 24वें नंबर का है, ठीक है। गुजरात में स्थित है। KAPS यानी ये जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, यूनिट नंबर 3। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 4 जो है ये 24वां है। और यूनिट नंबर जो 3 था ये भारत का पहला स्वदेशी क्षमता का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। KAPS नंबर 4 जो है ये भारत का 24 एटॉमिक पावर प्लांट है, ये हम लोगों ने सीख लिया, अभी हेडिंग से ही सीख लिया। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट इससे हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल जो भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता है वो अब कितनी हो गई है, तो आपको 80-80 याद रखना है, ठीक है। 80-80 मेगावाट इलेक्ट्रिक, तो आपको 80-80 मेगावाट इलेक्ट्रिक याद रखना है, हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्कर दे रहा हूँ उस पर। दूसरा है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यानी ये जो RAPS है, KAPS है, RAPS है, स्टेट का नाम जो होता है उसी से हो जाता है। यूनिट नंबर जो 7 थी ये भारत का तीसरा स्वदेशी क्षमता वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो आपने पहला सीख लिया, दूसरा सीख लिया, तीसरा सीख लिया। पहला क्या सीखा, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, यूनिट नंबर कौन सी थी, अभी आपको यहाँ पर रिवाइज मैंने कराया, तीसरा नंबर, ठीक है। ये तीसरा नंबर पहला था स्वदेशी में, ठीक है। और अगर दूसरे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो ये KAPS नंबर अभी जो 4 हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर तीसरे स्वदेशी की बात करें तो ये है RAPS नंबर 7 का। ये आपको ध्यान रखना, मैचिंग में अगर पूछे तो आप कंडीशन में रहेंगे कि इसको कर ले जाएं, हो जाएगा, आसान है। इसको देखिए, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं, तो भारत का भी देख लेते हैं और दुनिया में जो है वो भी देख लेते हैं। पहला जो मतलब जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है। ये विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का है। इसकी स्पीड आप देखेंगे तो ये 1206 पेटाफ्लॉप्स है। इस स्पीड को याद नहीं रखना है, बस इसका नाम याद रखना है, फ्रंटियर का। स्पीड इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पर लाई करते हैं। दूसरे नंबर का जो सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है ये है ओरोरा, ठीक है। ये भी USA का है। तीसरे नंबर का ईगल के नाम से है, ये भी USA का है। यहाँ पे पेटाफ्लॉप्स यानी जो स्पीड लिखा हूँ ये भी साइड में लिखा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। चौथे नंबर का है फुकाकू, ये जापान का है। 5वें नंबर का लूमी फिनलैंड का है।
ये आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि पहला याद रखें। और भारत का अगर पूछे कि भारत का सुपर फास्ट यानी फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, एरावत है। और एरावत की जो स्पीड है 8.5 पेटाफ्लॉप्स है। तो आप बाकी से कंपेयर कर सकते हैं, यानी 8.5 पेटाफ्लॉप्स पे ही हम लोग यहाँ पे सुपर फास्ट हो जा रहे हैं भारत के अंदर। और बाकी अगर देशों की बात करें या फिर बाकी सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये अभी बहुत आगे हैं। हो जाएगा। चलिए, अब एरावत के बारे में। एरावत से पहले जो भारत के सुपर कंप्यूटर थे, इसको हम लोग कन्नड़ वर्ष में पहले पढ़ते आए हैं। प्रेम सिद्धि भी पढ़े हैं, प्रत्युष भी पढ़े हैं, मिहिर भी पढ़े हैं। प्रेम सिद्धि इससे पहले था, एरावत से पहले था, इसकी 4.62 पेटाफ्लॉप्स स्पीड थी। उसके बाद जो प्रत्युष था और मिहिर था और भी कम होगा। तो ये सब याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है कि ये जो हैं ये सुपर कंप्यूटर है, मिहिर, प्रत्युष, परम सिद्धि, और जो लेटेस्ट है भारत का फास्टेस्ट वो है एरावत। और दुनिया भर का पूछे अगर तो फ्रंटियर लगा देना। ठीक है, ये भी आसान है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई का क्या नाम है? एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है, पीसीएस फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कई बार पूछा भी है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो आपको आइडिया होगा। तो इसका उत्तर है आईसेल्ट। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई का नाम क्या है? आईसेल्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। चर्चा में रहा वूश। वूश क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल है, ट्रेन है। इंडोनेशिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य विषयक गतिविधियां। तो यहाँ पे जो भी कुछ टीका का नए लॉन्च होंगे उनको देखेंगे। कुछ भारत का रहेगा, कुछ विश्व का रहेगा। तो यहाँ पे 2-4 फैक्ट और सीख लेंगे। एमपॉक्स जो है, ये जो डिसीज है, इसका पहला टीका भी लॉन्च किया है। लॉन्च हो चुका है, मतलब स्वीकृति भी मिल गई है, WHO से मंजूरी भी मिल गई है। WHO द्वारा एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके को मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, और इस वैक्सीन का जो नाम है वो इस नाम से है, MBA-BN। तो हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछे, MBA-BN एक क्या है, तो आप लगा देना एमपॉक्स का ये टीके का नाम है। हो जाएगा। डेनमार्क की एक कंपनी है, बवेरियन नार्डिक द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MBA-BN। पहले एमपॉक्स को मंकी पॉक्स बोला जाता था, यानी मंकी पॉक्स जो है ये पुराना नाम हुआ करता था, अब इसको एमपॉक्स बोलते हैं। एम का मतलब आप मंकी समझ सकते हैं, लेकिन अब उसको मंकी पॉक्स अब नाम बोला नहीं जाता है, एमपॉक्स बोला जाता है। एमपॉक्स कैसी डिजीज़ है? ये विषाणु से होती है, वायरस से होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, ये जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक का मतलब होता है जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होती है। ठीक है, तो ये जूनोटिक का मतलब हो गया। वायरल डिसीज भी सीख लिया, और इसका जो अभी नया लेटेस्ट टीका लॉन्च हुआ है ये भी आपने सीख लिया, MBA-BN। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए इसी से जुड़ा हुआ। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ये कहाँ पे है बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। भारत बायोटेक द्वारा हैजा यानी कॉलेरा का नया टीके का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है हिलकॉल। ठीक है, हिलकॉल। ध्यान रखना, कितना ही पूछ लेगा हिलकॉल क्या है, लगा देना हैजे का टीका है। ठीक है, हैजा का टीका है। 4 डिसीज दे देगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन हैजा भी रहेगा, तो लगा दीजिएगा। देखें इसको, R21 मैट्रिक्स एम, ये क्या है? ये मलेरिया रोधी टीका है, ये मलेरिया का टीका है। तो आप इस टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी ये जो गतिविधियाँ हुई हैं, वैज्ञानिक गतिविधियाँ हुई हैं, तो इसमें टीका ही पढ़ना है। तो आपने हैजा का देख लिया, हिलकॉल। आपने अभी मंकी पॉक्स का भी देख लिया, MBA-BN। अब हम लोग देखेंगे मलेरिया का। मलेरिया का नाम है यहाँ पर जो वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। जुलाई 2024 में एक कंट्री है कोट डी आइवर, इस देश ने इस वैक्सीन को नियमित टीके के रूप में अपनाया है। ठीक है, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त मलेरिया का जो टीका है, यहाँ पे 2-3 नाम है, इनको देख लीजिए। पहला टीका जो था मलेरिया का, मतलब ऐसा टीका जिसको मतलब WHO ने मान्यता दी थी, उसका नाम है RTS-AS01। मार्केट में जो बिकती है ना ये दवाई, इस नाम से बिकती है, मास्क्यूरिक्स। ठीक है, मास्क्यूरिक्स, ये व्यापारिक नाम है, मास्क्यूरिक्स। ये पहला टीका था जिसको WHO ने मान्यता दी थी। और दूसरा टीका भी आपने देख ही लिया, R21 मैट्रिक्स एम। ये दूसरा टीका है जिसको WHO ने मान्यता दी है। और ये किसने बनाई है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल है। एक इंस्टीट्यूट है जेनर इंस्टीट्यूट, ये यूनाइटेड किंगडम का है, और दूसरा इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर, दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। हो जाएगा, 2 वैक्सीन देख लिया जिसको WHO ने मान्यता दी है। देखिए, भारत अभी हाल ही में किस विषाणु के प्रकोप से ग्रसित था? छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, चांदीपुरा विषाणु। ये भाई चांदीपुरा विषाणु क्या है? इसके बारे में 2-3 बातें लिखा हूँ, इसको देख लीजिए। सबसे अधिक प्रभावित अगर पूछा जाए इससे कौन सा स्टेट था, तो गुजरात लगा देना। और ये फैलता कैसे है, प्रसारित कैसे होता है? सैंड फ्ली से होता है, मच्छरों से भी होता है, क्लिनी से भी होता है। क्लिनी यानी जो टिक्स होता है,
और ख़ासतौर से बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये प्रभावित करता है। तो चांदीपुरा विषाणु के बारे में याद रखना। चलिए देखते हैं डेंगू के बारे में। WHO द्वारा लाइसेंस प्राप्त दूसरा टीका क्यू, क्या लिखा है, क्यू डेंगा। चूंकि नाम बहुत आसान है, डेंगा लिखा हुआ है तो आप डेंगू लगा ले जाएंगे। तो ये रिसेंट में याद रखना कि क्यू डेंगा जो अभी लॉन्च हुई है ये दूसरा टीका है, लाइसेंस प्राप्त है WHO से। और जो पहला टीका था उसका नाम था डेंगवैक्सिया, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डेंगवैक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेंगू का हमने 2 वैक्सीन देख लिया, डेंगवैक्सिया और क्यू डेंगा। हो जाएगा। मलेरिया कैसा है भाई, ये सॉरी डेंगू कैसा है, ये वायरल डिसीज है। मलेरिया के बारे में बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मलेरिया कैसी डिसीज है, प्रोटोजुआ डिसीज है या फिर वायरल से होती है या फिर बैक्टीरिया से होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है साइंस का, कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए, अगर स्वदेशी टीका का पूछे डेंगू के बारे में तो ये डेंगियाल है। ठीक है, डेंगियाल ये भारत का स्वदेशी, भारत का बोल लो या फिर स्वदेशी बोल लो, एक ही बात है, डेंगियाल। डेंगियाल देखा आपने, डेंगवैक्सिया देखा और क्यू डेंगा देखा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डिसीज के नाम लिखेगा, डेंगू लिख देगा, मलेरिया लिख देगा, हेपेटाइटिस लिख देगा, मेनिंजाइटिस लिख देगा और सामने वैक्सीन का नाम लिख देगा। ठीक है, तो आपको मैच कराने के लिए पूछेगा वो, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है ये WHO द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है ये देखते हैं हम लोग। तो 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 1.3 मिलियन है। 1.3 मिलियन का मतलब हो गया, कितना हो गया, 13 लाख हो गया ना। 13 लाख लोग सिर्फ हेपेटाइटिस से मर गए। हेपेटाइटिस में बहुत सारी कैटेगरी हैं, मतलब A टाइप होता है, B टाइप होता है, C टाइप होता है, D टाइप होता है, E टाइप होता है। वो हम लोग अभी देख लेंगे। अभी जो रिपोर्ट ने हम बताया है वो हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि हेपेटाइटिस से भैया साल भर में 13 लाख लोग मर जाते हैं। 2022 का डेटा है। हेपेटाइटिस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये सबसे डेंजरस होता है। उसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस C टाइप का होता है। जो मामले रहेंगे वो B टाइप के रहेंगे खूब सारे, और C टाइप के रहेंगे। ज़्यादातर मामले B टाइप के रहेंगे। C टाइप की स्टेज बहुत खतरनाक हो जाती है, इसमें आदमी फिर मृत्यु ही हो जाती है अगर बहुत स्थिति बिगड़ जाती है तो कुल हेपेटाइटिस बी में चीन के बाद भारत में सबसे अधिक मृत्यु हुई है हेपेटाइटिस बी से। और भारत की जो हिस्सेदारी है हेपेटाइटिस बी में मामलों में वो 11.7% की है। तो अच्छी खासी यहाँ पे हिस्सेदारी है भारत की हेपेटाइटिस बी के मामलों में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट इसको याद रखें। हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला जो पहला देश बना उसका नाम है इजिप्ट। ठीक है, मिस्र। और भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका, इसका अगर नाम पूछा जाए तो लगा देना हैबिस्योर। हेपेटाइटिस ए, देखो आप ए भी देख रहे हो, बी भी देख रहे हो, सी का भी डेटा पढ़ रहे हो, तो तमाम डेटा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। हेपेटाइटिस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साथ में इसके पीलिया भी हो जाता है ना, इसके साथ पीलिया भी हो जाता है। बहुत डेंजरस स्थिति हो जाती है, आप पानी भी पिएंगे तब भी आप वॉमिट कर देंगे। तो जब पानी पीने की स्थिति ये है कि वॉमिट कर दे रहे हैं आप, तो फिर कुछ खाएंगे तब स्थिति क्या ही होगी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं पुरानी PDF को यहाँ पे, इस पेज को, इस स्लाइड को यहाँ पे ऐड किया हूँ, हम लोगों ने जो पढ़ा था कुछ फैक्ट यहाँ पे इसलिए ऐड कर लिया था। इस पर एक आर्टिकल आया था और आर्टिकल में बताया गया था कि हेपेटाइटिस जो बी है, बी टाइप का है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लीवर सिरोसिस से हो रहा है, कैंसर का कारण भी बहुत ज़्यादा हद तक हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, और इसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑब्वियस है, हेपेटाइटिस बी के बारे में कौन जानता है, हेपेटाइटिस बी, नॉर्मल हेपेटाइटिस के बारे में नहीं जानते लोग, टाइप की तो फिर बात ही अलग है। तो ये न्यूज़ वाला टॉपिक था। अब हम लोगों को यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में सीखना है। हेपेटाइटिस नॉर्मली होता है, मतलब नॉर्मली जो होता है, जो एल्कोहल इनटेक करते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो हेपेटाइटिस के पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि एल्कोहल इनटेक करेंगे आप तो आपका लीवर जो है उसमें स्वेलिंग रहेगी हमेशा। ठीक है, सूजन रहेगी। तो लीवर में किसी भी प्रकार की सूजन अगर होती है तो आप ये इंडिकेट करता है कि आप हेपेटाइटिस से ग्रसित हो सकते हैं। लीवर की जो सेल्स हैं इसमें जलन होती है, सूजन होती है, उसी वजह से पूरा लीवर सूज जाता है। हेपेटाइटिस के जो टाइप हैं वो पाँच ये जो ABCD में बता रहा था ये वायरस के नाम है। ठीक है, 5 वायरस से हेपेटाइटिस रोग होता है, जिसमें से हेपेटाइटिस C की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। कितनी मतलब खतरनाक बात है, जो सबसे खतरनाक है उसी की वैक्सीन नहीं है अभी, है ना, उसी की वैक्सीन नहीं है। और ये तो बहुत नॉर्मल है, हम लोगों ने पढ़ के रखा ही है, हेपेटाइटिस वायरल डिसीज है, वायरस से होती है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग टीबी रिपोर्ट पढ़ेंगे 2024 की। ये इंडिया टीबी रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट नहीं है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो 2023 की है, तो उसकी बातें मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस को यानी टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है।
अभी हम लोग मामले देखते हैं कि मामलों में क्या फ़र्क आया है। 2015 और 2022 तक का इन्होंने डेटा लिया है रिपोर्ट में। 2015 का इन्होंने बताया कि 237 मामले हुआ करते थे 1 लाख जनसंख्या में, ठीक है, 2015 का डेटा है। और 2022 में यही घट के 237 से 199 हो गया, यानी घटोतरी हुई है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, यानी 38 यहाँ पे मामले कम हुए हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मृत्यु दर में बात करें तो मृत्यु दर में 2015 का अगर डेटा देखें तो 1 लाख जनसंख्या पे 28 लोग मर जाते थे टीबी से। 2022 में 28 ना मर के सिर्फ 23 मर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी घटोतरी हुई है, तो यहाँ पे -5 की घटोतरी हुई है। ये डेटा ही नहीं याद रखना है आपको, -38 और -5, ये बस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ साइड में। बस इतना पता होना चाहिए कि दोनों जगह ही घटोतरी हुई है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आप सही कर ले जाएँ, ठीक है। चलिए, भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, तमाम ट्यूबरकुलोसिस पे हम लोगों के लक्ष्य भी हैं कुछ। टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जो है ये अभी इन फोर्स है। 2017 से 2025 और 2025 उन्मूलन वर्ष लक्ष्य भी रखा है। अब देखते हैं खत्म होता है नहीं होता है, उन्मूलन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कम्प्लीटली एलिमिनेशन होता है नहीं होता है, तो ये बाद में देखा जाएगा। अभी लक्ष्य जो है वो आप 2025 याद रखना, टीबी का, ठीक है, टीबी का। और अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो ये जो लक्ष्य है ये 2030 का है, 2030 का। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 का भी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट। भारत में टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं। कितना ये मतलब पीड़ा देने वाली बात है कि भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जो है तपेदिक है, सर्वाधिक मामले किस देश में, तो आपको भारत लगा देना है, ठीक है। 27% ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने भी केस हैं उन केसों में 27% से भारत से लाई करता है, ठीक है। और ग्लोबल टारगेट फॉर एलिमिनेशन 2030, इसी के लिए हम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन देखिए अब। जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इस देश का नाम है केप बर्डे। कहाँ का है ये कंट्री, कहाँ की है, किस कॉन्टिनेंट की है, जल्दी बताइए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है ना, लोकेशन देख रहे हैं, जानते होंगे आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, मेनिंजाइटिस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन आएगा तो संभावना है क्वेश्चन दे। और इस देश का नाम है नाइजीरिया, ठीक है। मेनिंजाइटिस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश नाइजीरिया, अच्छी बात है। चलिए अब मेनिंजाइटिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्लियाँ हैं, आवरण झिल्लियाँ हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये सीख लिया कि नाइजीरिया, ठीक है, पहला कंट्री है जिसने वैक्सीन बनाई है। बाकी अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस वायरल है या फिर बैक्टीरियल है या फिर ये कवक से होता है, तो बोल देना सबसे होता है, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया से जो मेनिंजाइटिस होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मतलब अपना इफेक्ट दिखाता है। इनके जो मामले हैं बैक्टीरिया वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये इतना था आज का, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ देख ली और कुछ बातें सुपर कंप्यूटर के बारे में भी सीखा और कुछ बातें यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी सीखा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। क्लास नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ रक्षा से संबंधित पढ़ेंगे और जो भी आगे टॉपिक रहेंगे उनको कवर किया जाएगा, ठीक है भैया। तो वीडियो को यार शेयर करते रहा कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया से रिवाइज कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।